बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा 7th लेक्चर है फिजियोलॉजी। लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा था ब्लड, उसके सेलुलर कंपोनेंट, नॉन सेलुलर कंपोनेंट्स, आरबीसीज, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स जो है ना वो किस में आते हैं, सेलुलर कंपोनेंट्स में आते हैं। तो आरबीसीज सबसे पहले जो है ना थोड़ा सा आप ब्लड की प्रॉपर्टी, लास्ट टाइम आपने ब्लड की प्रॉपर्टीज़ नहीं पढ़ी। क्या है ब्लड की प्रॉपर्टीज़? सबसे पहले कलर, ब्लड इज़ मेनली रेड इन कलर। यहाँ पे नहीं मेंशन की, लेकिन 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, वो आप नोट्स में आपको मैं दे दूँगी, लेकिन वर्बली आप थोड़ा सा उसको सुन लें। ब्लड रेड इन कलर, रेड क्यों होता है ब्लड? ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ ब्लड जो है ना वो रेड भी ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। एंड जो आपको दिखने में जो है ना वो लगे कि ये थोड़ा सा ब्लूइश कलर है, तो वहाँ पे क्या होती है, ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस की वजह से जो है ना वो ब्लूइश, जैसे वो पेल येलो है या आप अनकॉन्शियस हो जाता है। तो आपने देखा कि आपकी जो एक्सट्रीमिटीज़ हैं, हाथों का या आपके लिप्स का, फेस के जो है ना फेशियल एक्सप्रेशन जो है ना आपको ब्लूइश नज़र आए, तो उसका मतलब ये है कि वहाँ पे ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है ना वो ड्रॉप है, ऑक्सीजन की कमी है, ब्लड की कमी है और कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादती हो गई है। एक नेचुरल फिनोमिना भी है कि जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो उससे एक ऑटोमेटिक रिस्पांस जनरेट होता है बॉडी में, जो कि मैं आपको इस आगे लेक्चर में बताऊंगी। लेकिन ब्लड जो है वो रेड इन कलर है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीम, प्रोटीन जो है उसकी वजह से, और सेकंड जो है ना किसकी वजह से, ऑक्सीजन की वजह से ब्लड का कलर वो रेड है। वाइल कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग ब्लड इज ऑफ पर्पल रेडिश कलर, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा ज़्यादा होती है वो पर्पल रेडिश कलर होता है। वॉल्यूम क्या है? द एवरेज वॉल्यूम ऑफ ब्लड इज अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर। आपकी बॉडी में कितना ब्लड मौजूद है? 5 लीटर ब्लड मौजूद है। जबकि न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं उसमें कितना मौजूद होता है? 450 ml। न्यू बॉर्न बेबीज़ में 450 ml ब्लड की वॉल्यूम मौजूद होता है। एंड इन फीमेल्स इट इज़ अप्रोक्सीमेटली 4.5 लीटर। फीमेल्स में कितना है? 4.5 लीटर, मेल में 5 लीटर एंड न्यू बॉर्न बेबीज़ में 450 ml। pH क्या है? ब्लड इज स्लाइटली अल्कलाइन एंड इट्स pH इज नॉर्मल एट द 7.4। ये स्लाइटली अल्कलाइन है, एसिडिक नहीं है, और जिसकी नॉर्मल pH है वो कितनी है? 7.4। विस्कोसिटी, ब्लड इज 5 टाइम्स मोर विस्कस देन वाटर। पानी से 5 गुना ज़्यादा विस्कस है। किसकी वजह से? क्योंकि वो सेलुलर कंपोनेंट है। ब्लड में बहुत सारे आपके सेलुलर कंपोनेंट कौन कौन से हैं? रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स एंड सम नॉन सेलुलर कंपोनेंट्स, जिसमें आपका प्लाज्मा, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, फ्यू प्रोटीन्स, लिपिड्स, ग्लूकोज, ये पाए जाते हैं उसकी वजह, प्रेजेंस की वजह से। अब आए आरबीसीज। सबसे पहले आरबीसीज हैं क्या? आरबीसीज आर रेड ऑक्सीजन कैरिंग हीमोग्लोबिन कंटेनिंग नॉन न्यूक्लिएटेड सेल प्रेजेंट इन द ब्लड। आरबीसीज क्या है? ऑक्सीजन कैरिंग नॉन न्यूक्लिएटेड, इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं मौजूद होता। इसी वजह से आरबीसीज जो है ना वो फर्दर रिप्रोड्यूस नहीं हो रहे होते, बल्कि उनकी रिप्रोडक्शन कहाँ से, आरबीसीज फर्दर डिवाइड नहीं होते। न्यूक्लियस इसमें एब्सेंट होता है, 7 माइक्रोमीटर साइज़ होता है, और इसके अलावा इसमें ग्लोबिन जो है ना प्रोटीन है जो कि प्रेजेंट होती है। और इसमें जो आपका वो है न्यूक्लियस ना होने की वजह से ये आपस में डिवाइड नहीं होते, बल्कि ये क्या होते हैं, इनकी प्रोडक्शन होती है। ठीक है, न्यूक्लियस की एब्सेंस की वजह से ये आपस में डिवाइड नहीं हो सकते दूसरे सेल की तरह, और इसकी प्रोडक्शन होती है। इसकी मेनली प्रोडक्शन कहाँ होती है? बोन मैरो, जो हड्डियों में गोदा पाया जाता है, इसकी प्रोडक्शन कहाँ होती है? हड्डियों के गोदे में होती है। ठीक है,
क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट आप कंपोजिशन ऑफ आरबीसीज, वाटर 65%, सॉलिड और सेमी सॉलिड 35%, हीमोग्लोबिन HB स्टैंड फॉर हीमोग्लोबिन 33%, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस 2%, जिसमें प्रोटीन होगा, फास्फोलिपिड्स होंगे, कोलेस्ट्रॉल होगा, यूरिया होगा, क्रिएटिनिन होगा एंड यूरिक एसिड होगा। आरबीसीज काउंट, ये इनकी नॉर्मल रेंज है। आरबीसीज काउंट जो है ना, मेल में 5.4, फीमेल्स में 4.7 एंड न्यू बॉर्न्स में बहुत ज़्यादा होता है 6.0। अब इसका 4th नंबर है इसकी शेप क्या होती है इसकी? बाइकॉन्केव डिस्क होती है, बाइकॉन्केव डिस्क होती है, फ्लैटेड एंड डिप्रेस्ड इन द सेंटर, फ्लैटेंड एंड डिप्रेस्ड इन द सेंटर एंड डम्बल शेप एट द क्रॉस सेक्शन। ये जो उभरा हुआ हिस्सा है इसकी वजह से डम्बल शेप एट द क्रॉस सेक्शन। इसकी ये शेप क्यों है कि ये फ्लैटेंड है, दरमियान से जो है ना ये डिप्रेस्ड है और यहाँ से इसकी डम्बल शेप है, क्योंकि आरबीसीज को जो है ना आपकी आर्टरीज से गुजरना पड़ता है। आर्टरीज के अलावा जो बहुत ज़्यादा स्मॉल कैपिलरीज हैं वहाँ से गुजरते हुए जो है ना ये क्या हो जाते हैं? एक्सट्यूज हो जाते हैं, एक्सट्यूज हो जाते हैं। ठीक है, अगर ये दरमियान से डिप्रेस शेप के ना हो, अगर इनको जो है ना कैपिलरी से गुजरना पड़े तो फिर ये जो है ना क्या हो सकते, कैपिलरीज को क्रॉस नहीं कर सकते थे। ड्यू टू दिस शेप ये एक्सट्यूज हो जाते हैं। जब ये आर्टरीज से गुजरने के बाद जो स्मॉल आपकी मज़ीद कैपिलरीज हैं या आर्टरी के बाद जो डिवाइड हो रही होती हैं, कुछ स्मॉल जो शरियाने हैं उससे गुजरते हुए जो है ना ये क्या होते हैं? एक्सट्यूज हो जाते हैं, ये साइड से डिप्रेस हो जाते हैं। इसकी वजह से इसकी ये बाइकॉन्केव और फ्लैटेंड शेप है और डिप्रेस है इन द सेंटर, ताकि इनको जो आपकी आर्टरीज है वहाँ से गुजरने में आसानी हो। क्लियर है ये पॉइंट? ये लिखा हुआ है ऑप्टिमाइज फ्लो प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड इन द लार्ज वेसल। ये इसकी जो शेप है ये क्या करती है? ऑप्टिमाइज करती है फ्लो प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड इन द लार्ज वेसल्स। लाइफ स्पेन मैंने पिछले लेक्चर में बताया था 120 डेज इज़ द लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसीज। 120 दिन के बाद, हर 3 महीने के बाद आरबीसीज, जो पुराने आरबीसीज होते हैं वो क्या होते हैं? डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और नए आरबीसीज जो है ना रिप्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम दी बोन मैरो। 120 हर 3 महीने के बाद आपके आरबीसीज की ब्रेक डाउन के बाद दोबारा से रिप्रोडक्शन होती है बोन मैरो से, और एनर्जी का जो सोर्स है वो क्या है? ग्लूकोज। आरबीसीज के जो एनर्जी यूज़ करते हैं वो ग्लूकोज से यूज़ करते हैं। न्यू नेट्स में जो लाइफ स्पेन है वो कितना है? 70 to 90 डेज। प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज सिंथेसाइज मेनली इन द रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो में रिप्रोड्यूस होते हैं एंड गो फॉर सेवरल डेवलपिंग स्टेजेस बिफोर एंटरिंग द ब्लड। रेड बोन मैरो में ये प्रोड्यूस होते हैं, उसके बाद मल्टीपल स्टेजेस होती हैं, जिसके बाद ये फाइनल जो है ना आरबीसीज रेड ब्लड सेल तैयार हो जाते हैं। फाइनल तैयार होने के बाद जो है ना ये आपके ब्लड में इंटर होते हैं। आरबीसीज जो है आपके ब्लड का हिस्सा बनते हैं। अच्छा, आपने देखा होगा जो बोन्स हैं, हमने पढ़ा था कि ये बोन है, ये वाला जो पॉइंट है ये आपकी पढ़ी थी आपने, बोन की शेप, लार्ज बोन्स जो हैं आपकी ये वाली पढ़ी थी। ये क्या कहलाती है? एपिफाइसिस। 20 साल तक की उम्र में आपका जो फुल बोन मैरो है, ये पूरा बोन मैरो जो है ना, इस पूरे बोन मैरो में ब्लड मौजूद होता है और इससे आरबीसीज प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। कब तक? 20 साल तक की उम्र में। आफ्टर 20 आपके जो ब्लड है वो एपिफाइसिस में मौजूद होता है और ये जो मैरो है ये आपकी किस में कन्वर्ट हो जाती है? येलो मैरो में। ये किस में कन्वर्ट होती है? येलो मैरो में कन्वर्ट हो जाती है। तो आपके जो ब्लड होता है वो कहाँ पे से मौजूद होता है? एपिफाइसिस में। ये आपकी एपिफाइसिस टिल 20 ईयर्स
ऑक्यूपाई इंटायर बोन कैपेसिटी। 20 साल की उम्र तक ये क्या करता है, पूरी जो बोन मैरो है, पूरी बोन मैरो को कवर रिप्रोड्यूस कर रही होती है आरबीसीज। पूरी बोन मैरो में आपके आरबीसीज मौजूद होते हैं, लेकिन इन आफ्टर 20 लेटर ऑन आपके जो आरबीसीज हैं वो किस में, एपिफाइसिस में, सिर्फ एपिफाइसिस में मौजूद होते हैं। और आपका जो ये वाला मैरो है ये किस में कन्वर्ट होता है, येलो मैरो में, येलो बोन मैरो में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा आरबीसीज की जो प्रोडक्शन है, अगर एक जो प्रेगनेंसी स्टेजेस हैं, 3 स्टेजेस होती हैं प्रेगनेंसी की, पता है आप लोगों को 3 स्टेजेस होती हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। आगे आपको जो है ना वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी पहली स्टेज को कहते हैं, अगर 9 मंथ्स का पीरियड होता है, फर्स्ट स्टेज इज फर्स्ट ट्राइमेस्टर, 3 मंथ्स, सेकेंड 3 मंथ्स आर कॉल्ड सेकेंड ट्राइमेस्टर and the last 3 months are called the third trimester। 3 months 3 months 3 months कितने हो गए, 9 months, ठीक है। जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उसमें जो आरबीसीज, एक न्यू बॉर्न बेबी है उसके आरबीसीज, उसमें कैसे आरबीसीज जो है ना वो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। जो न्यू बॉर्न बेबी है उसकी जो यॉर्क सैक होती है, आरबीसीज कहाँ पैदा होते हैं, वो जो लाइफ होती है, जो बन रहा होता है जाइगोट, उसका जो यॉर्क सैक है उसमें प्रोड्यूस होते हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर में उनके लीवर से और स्प्लीन से प्रोड्यूस होते हैं। थर्ड ट्राइमेस्टर में जो है ना आपके बोन मैरो से प्रोड्यूस होते हैं आरबीसीज, ठीक है। तो ये नॉर्मल एडल्ट में किस में पैदा होते हैं, कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं आरबीसीज, बोन मैरो से। लेकिन जो न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं उसमें जो ट्राइमेस्टर्स हैं उसमें आपका यॉर्क सैक है, वहाँ से प्रोड्यूस होते हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर में स्प्लीन से और लीवर से प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में बोन मैरो से प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, ठीक है। इरिथ्रोपोइसिस क्या होता है, जब ऑक्सीजन की मिकदार ब्लड में कम हो जाती है, इन रिस्पॉन्स टू डिक्रीज ऑक्सीजन किडनी रिलीज इरिथ्रोपोइटिन। इरिथ्रोपोइटिन क्या है, एक हार्मोन है। अगर आपकी ब्लड में ऑक्सीजन की मिकदार कम होती है, इसका मतलब क्या है कि आपके ऑक्सीजन के अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से रेड ब्लड सेल्स जो हैं उसकी प्रोडक्शन नहीं होगी, ठीक है। इन रिस्पॉन्स टू द डिक्रीज ऑक्सीजन, अगर आपके ब्लड में आरबीसीज की मिकदार क्या हो गई, कम हो गई, ऑक्सीजन की मिकदार भी कम हो जाएगी, क्योंकि आरबीसीज जो है ना वो मेनली सोर्स है ऑक्सीजन का भी। ये क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं ऑक्सीजन को, आरबीसीज के थ्रू ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रही है। इन रिस्पॉन्स टू द डिक्रीज ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन जो है ना वो डिक्रीज होती है तो ये रिस्पॉन्स किसको जाता है, किडनी को। डिक्रीज ऑक्सीजन हुई, ऑक्सीजन की मिकदार कम हुई, रिस्पॉन्स गया किडनी को। किडनी फिर आपका स्टिमुलेट करता है, वो एक्टिवेट हो जाता है, उसमें कौन सा हार्मोन, इन रिस्पॉन्स टू द डिक्रीज ऑक्सीजन, इरिथ्रोपोइटिन। इरिथ्रोपोइटिन एक हार्मोन है। इरिथ्रोपोइटिन जब एक्टिवेट हो जाता है तो फिर ये क्या करता है, फिर आपके बोन मैरो से ये क्या करता है, आरबीसीज की प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। इन रिस्पॉन्स टू द, जब इरिथ्रोपोइटिन रिलीज होगा तो फिर बोन मैरो में आरबीसीज की प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। बोन मैरो में प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई, आरबीसीज का लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। आरबीसीज जो है ना किस में आएंगे, ब्लड में आएंगे। ब्लड में जब आए तो ऑक्सीजन की मिकदार क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये जो पूरा साइकिल है इसको हम क्या कहते हैं, इरिथ्रोपोइसिस। आया है समझ साइकिल। इन रिस्पॉन्स टू द डिक्रीज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की ब्लड में मिकदार कम हुई, ऑक्सीजन की कमी की वजह से वो तभी कम होगी जब आपके आरबीसीज की प्रोडक्शन कम हो रही है। ऑक्सीजन की मिकदार कम हुई, उसकी वजह से किडनी को रिस्पॉन्स गया,
किडनी से एक हार्मोन रिलीज हुआ इरिथ्रोपोइटिन। इरिथ्रोपोइटिन जो है ना वो क्या करेगा, बोन मैरो को स्टिमुलस भेजेगा, रिस्पॉन्स देगा बोन मैरो को कि आरबीसीज की जो है ना प्रोडक्शन बढ़ाई जाए। आरबीसीज की मिकदार कम हो गई है ब्लड में, आरबीसीज की मिकदार जो है यहाँ पे बोन मैरो में स्टार्ट हो जाएगी। आरबीसीज की मिकदार जब बोन मैरो में बनना शुरू हो जाएंगे आरबीसीज जो है ना वो किस में आ जाएंगे, ब्लड में शामिल हो जाएंगे। ब्लड में जो है ना फिर ऑक्सीजन की मिकदार क्या हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इरिथ्रोपोइसिस। कौन कौन से फैक्टर इंपॉर्टेंट है फॉर द इरिथ्रोपोइसिस। अब फैक्टर्स कि अगर इरिथ्रोपोइसिस का अमल हो रहा है तो उसमें ऐसे कौन से फैक्टर हैं या ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो लाजिम व मलजूम हों, जो उस वक्त मौजूद हों, और उसकी मौजूदगी में आपका जो इरिथ्रोपोइसिस का अमल है वो क्या हो सकता है, फास्ट हो सकता है या नॉर्मल जो है ना वो जारी रह सकता है। उसमें कौन सा है, विटामिन B12 फॉर द DNA सिंथेसिस। विटामिन B12 का होना ज़रूरी है, इसीलिए कहते हैं कि विटामिन B12 इज़ हेल्प। जब विटामिन B12 का लेवल नॉर्मल होगा तो आपके जो आरबीसीज हैं उसकी एब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाती है। फॉलिक एसिड एंड विटामिन C, प्रोटीन, अमीनो एसिड फॉर द सिंथेसिस। प्रोटीन का होना क्यों ज़रूरी है, हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन के लिए। जब यहाँ पे बोन मैरो को रिस्पॉन्स जाएगा और हीमोग्लोबिन की जो है ना वो प्रोडक्शन करनी है, आरबीसीज की प्रोडक्शन करनी है, तो आपके पास किसकी मिकदार होना, ग्लोबुलिन, हीमोग्लोबुलिन। ये जो ग्लोबुलिन है ना ये प्रोटीन है जिसमें क्या मौजूद होता है, रेड पिगमेंट। हीम क्या है, रेड पिगमेंट है, जो कि किस में मौजूद है, ग्लोबुलिन एक प्रोटीन है, हीमोग्लोबिन। तो ग्लोबुलिन की मिकदार का होना भी ज़रूरी है आरबीसीज की प्रोडक्शन के लिए, रेड ब्लड सेल्स के लिए। तो ये क्या हुआ, इसके लिए ग्लोबुलिन की नॉर्मल मिकदार का होना भी क्या करेगा, इरिथ्रोपोइसिस के अमल को फास्ट करेगा। एंड इंट्रिंसिक फैक्टर आयरन एंड द हार्मोन्स। हार्मोन्स के ज़रिए जो है ना आपका फीडबैक जाता है। हार्मोन क्या है आपका, इरिथ्रोपोइटिन है। इरिथ्रोपोइटिन एक हार्मोन है जो कि एक्टिव अगर मौजूद होगा तो ही आपका इरिथ्रोपोइसिस का अमल जारी रह सकेगा। तो ये वो इंट्रिंसिक फैक्टर हैं जो कि इस पूरे प्रोसेस के लिए हेल्पफुल होंगे। ये 4 फैक्टर्स हैं, विटामिन प्रेजेंस ऑफ विटामिन B12 फॉर द DNA सिंथेसिस, फॉलिक एसिड एंड विटामिन C, प्रोटीन्स फॉर द अमीनो एसिड फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्लोबुलिन इन द सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन, एंड इंट्रिंसिक फैक्टर आयरन एंड हार्मोन्स। आयरन मौजूद होगा, आयरन ज़्यादा होगा तो ये रिस्पॉन्स एक्टिवेट, ये पूरा प्रोसेस एक्टिवेट नहीं होगा। आयरन की मिकदार कम मौजूद होगी तो फिर ये वाला पूरा प्रोसेस जो है ना वो एक्टिवेट हो जाएगा। ये साइकिल आपको बुक में होगा, आपको ये आना चाहिए साइकिल। 8 इज़ द फिजियोलॉजिकल वेरिएशन इन आरबीसीज काउंट। फिजियोलॉजिकल वेरिएशन क्या है कि आरबीसीज के काउंट जो है ना किस उसमें ज़्यादा होते हैं और कम होते हैं। आरबीसीज 5% वेरिएशन अकर इन 24 आवर्स। अर्ली मॉर्निंग डायअर्नल वेरिएशन। डायअर्नल वेरिएशन में क्या है कि इसमें 24 आवर्स में आपके आरबीसीज में 5% का डिफरेंस नज़र आता है, क्योंकि इन द मॉर्निंग एंड एट द स्लीप टाइम आपके जो आरबीसीज हैं वो क्या होते हैं, कम होते हैं, लेकिन इन द इवनिंग आरबीसीज का लेवल जो है ना बहुत हाईएस्ट होता है एज कंपेयर, इसलिए इसे कह रहे हैं डायअर्नल वेरिएशन। ये वेरिएशन है। 5% डिक्रीज इज सीन इन द हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स इन द इवनिंग एंड एट द स्लीप टाइम। आपके जो आरबीसीज हैं उसकी प्रोडक्शन वो लेवल जो है ना उसका कम शो होता है, बट इन द इवनिंग आरबीसीज जो है ना वो आपको थोड़े ज़्यादा मिकदार में मालूम होते हैं ब्लड में। टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे आरबीसीज की प्रोडक्शन नहीं होती। एट द हाईएस्ट टेम्परेचर आरबीसीज जो है ना वो आपको कम मिलेंगे। नहीं सॉरी,
टेम्परेचर में, हाई टेम्परेचर में आरबीसी, अगर एक्सटर्नल टेम्परेचर हाई होगा तो आरबीसीज की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है। ये फिनोमिना चेंज है। इफ़ एक्सटर्नल टेम्परेचर इंक्रीजेस आरबीसीज प्रोडक्शन आल्सो इंक्रीजेस। आरबीसीज काउंट हाई एल्टीट्यूड में जो है ना आपका आरबीसीज काउंट क्या होता है, इंक्रीज होता है ड्यू टू दी लैक ऑफ ऑक्सीजन। और अगर हाइपोक्सिया का मतलब क्या है, डिक्रीज इन ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन की डिक्रीज होती है तो आरबीसीज का काउंट क्या होता है, बढ़ जाता है। वजह क्या है कि ऑक्सीजन में कमी हुई थी तो आपका रिस्पॉन्स फ़ौरन से जाता है, इरिथ्रोपोइटिन एक्टिवेट हो जाता है, एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है, वो क्या करता है, हाइपोक्सिया, डिक्रीज ऑक्सीजन में आपका आरबीसीज जो है ना वो बढ़ जाते हैं क्योंकि वो रिस्पॉन्स एक्टिवेट कर देता है। इसी तरह से आप जब हाई उस पर होते हैं, उस पर एल्टीट्यूड पे होते हैं तो ऑक्सीजन की कमी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है, वहाँ पे भी आपका आरबीसीज का लेवल जो है ना वो बढ़ जाता है। एक्सरे टेस्ट है, उसमें आपके आरबीसीज क्या होते हैं, डिप्रेस करता है क्योंकि एक्सरे जो है ना उससे जो निकलने वाली शुआएं हैं वो आपके बोन मैरो एक्टिविटी को क्या करती है, डिप्रेस करती है। तो आरबीसीज जो है ना वो एक्सरे में आरबीसीज की प्रोडक्शन क्या होती है, कम हो जाती है क्योंकि उससे निकलने वाली शुआएं जो हैं आपके बोन मैरो फंक्शन को सुप्रेस करती हैं। फंक्शन ऑफ आरबीसीज, रेस्पिरेशन में कैसे है कि आपके जो आरबीसीज हैं वो ऑक्सीजन कंटेनिंग है, आरबीसीज के थ्रू ही आपके पूरे ब्लड से ऑक्सीजन जो है ना वो सर्कुलेट हो रही है, वो ऑक्सीजन जो है आपके लंग्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। तो इस तरह से रेस्पिरेशन को नॉर्मलाइजेशन के लिए किसका वो आरबीसीज का अहम रोल है। एसिड बेस बैलेंस, आरबीसीज आल्सो हेल्प टू मेंटेन द एसिड बेस बैलेंस क्योंकि आरबीसी जो रेड ब्लड सेल्स हैं उसकी पीएच कितनी होती है, 7.4। तो ये बफरिंग सिस्टम के थ्रू जो है ना जो एसिड बेस बैलेंस है उसको डिस्टर्ब नहीं करते। जो बफरिंग सिस्टम है जिसमें वो रेजिस्ट करते हैं चेंज इन पीएच ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 7.4, ये मेंटेन करते हैं। अगर इससे वो डिक्लाइन होती है तो आपका सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, लेकिन वो नहीं, बफरिंग सिस्टम की वजह से वो चेंज नहीं होते, एसिड बेस बैलेंस कायम करते हैं। आयोनिक बैलेंस, आपके जो आरबीसीज हैं वो बहुत सारे जो आयंस हैं जो उसके अंदर मौजूद हैं उसकी परमेबिलिटी को रोकते हैं। तो इससे आपके जो आरबीसीज है वो आयंस जो हैं उसके बैलेंस को मेंटेन करते हैं। विस्कोसिटी, आपका जो ब्लड है उसकी एक स्पेसिफिक विस्कोसिटी है, इस विस्कोसिटी की वजह से आपका जो फ्लूइड है ब्लड के अंदर वो आपके जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसमें नहीं आता ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा एंड फ्यू प्रोटीन्स। अगर ये ना हो, विस्कोसिटी ब्लड मेंटेन ना करे, विस्कोसिटी की वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से आपके जो ब्लड में प्रोटीन्स है वो आपके एक्स्ट्रा सेलुलर इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसमें लीकिंग नहीं होने देता। ब्लड जो है अपनी विस्कोसिटी की वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ना वो मेंटेन करता है। उस ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से आपके जो ग्लोबुलिन है, मेनली प्रोटीन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, ये जो है आपके इंटरस्टिशियल जो वो स्पेसेस हैं उसमें लीक आउट नहीं होती। यह हमारा आज का लेक्चर